गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने भूचुंबकत्व के अवयव भूचुंबकत्व के बारे में अपन ने पढ़ा कि भूचुंबकत्व क्या होता है। जो पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व का गुण है उसको अपन कहते हैं भूचुंबकत्व। और उसके जो प्रमाण हैं कि हमें कैसे पता लगा या अपन कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है, तो उसके लिए कुछ प्रमाण भी दिए थे कि लोहे की कील को जमीन के अंदर लंबे समय तक गाड़ने पर वह चुंबक बन जाती है। वह चुंबक तभी बनना संभव है या वह चुंबक तभी बन सकती है जब कोई चुंबकीय क्षेत्र अंदर हो। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई को अगर अपन लटकाते हैं तो वह एक निश्चित दिशा में आकर ही रुकती है। तो यह भी एक चुंबकत्व का प्रमाण है। चुंबकत्व के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, उसमें उसकी परिभाषा भी अपन ने देख ली थी कि विद्युत क्षेत्र जो आयन्स हैं वो घूर्णन गति करते हैं, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी जो है उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। फिर अपन ने पढ़ा था चुंबकत्व भूचुंबकत्व के अवयव में 3 अवयव हैं। 3 इनको अपन भूचुंबकत्व के अवयव या भूचुंबकत्व की राशियां कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 है इसमें। पहला है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण मैंने बताया था। दिक्पात कोण क्या होता है? हमारे पास में भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष 2 अक्ष है, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष कौन सी है? जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसको अपन कहते हैं भौगोलिक अक्ष, ठीक है। और चुंबकीय अक्ष कौन सा होगा? जो चुंबकीय ध्रुव, जैसे अपन ने ये तो कह दिया कि पृथ्वी जो है वो चुंबकीय गुण रखती है। अब पृथ्वी जब चुंबकीय गुण रखेगी तो उसमें भी तो कोई एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र ले लो, आप किसी भी तरह का आप चुंबक ले लो, उसमें एक N और एक S तो डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। तो एक N और एक S मतलब एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इसी प्रकार से चुंबक पृथ्वी में जब चुंबकीय गुण विद्यमान है, इसका मतलब कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है चुंबकीय गुण उसमें होने के कारण। तो उसमें भी पृथ्वी के अंदर भी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। तो वो जो दोनों ध्रुव हैं उनको मिलाने वाली जो अक्ष होगी वो क्या होगी? चुंबकीय अक्ष होगी। ये तो 2 अक्ष अपन ने पढ़ी, एक भौगोलिक अक्ष और एक चुंबकीय अक्ष, ठीक है। अब ये दोनों जो अक्ष हैं वो एक दूसरे को संपातित नहीं करती। एक दूसरे को संपातित करने का मतलब क्या हुआ कि एक जो अक्ष है उसके ऊपर दूसरी अक्ष नहीं है, उस दिशा में नहीं है। या अपन यूं कह सकते हैं कि दोनों अक्षों के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, ठीक है ना। संपातित, अगर 2 रेखाएं संपातित होती है इसका मतलब एक के ऊपर एक आती है वो, और एक के ऊपर एक आने का मतलब क्या हुआ कि दोनों अक्षों के मध्य कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। लेकिन भौगोलिक अक्ष और जो चुंबकीय अक्ष है वो एक दूसरे को संपातित नहीं कर रही है, और एक दूसरे को संपातित जब नहीं करेगी तो क्या होगा? दोनों के मध्य कोई एक एंगल होगा, कोई कोण होगा, ठीक है। और दोनों अक्षों के मध्य जो कोण है वो लगभग 11.3 से 11.7 के बीच में होता है, या तो 11.3 होता है 11.7 होता है। अब हमारा जो पहला बिंदु है दिक्पात कोण, उस पर अपन आते हैं। दिक्पात कोण में क्या है कि जैसे किसी भी अक्ष के लंबवत हमने एक तल बनाया, कोई भी एक अक्ष है, आप एक रेखा खींचोगे, उस रेखा के लंबवत एक आप तल बनाओगे, ठीक है ना। तो वो तल क्या कहलाएगा? उसको अपन कहते हैं याम्योत्तर, ठीक है। तो हमारे पास में जब 2 अक्ष हैं तो उनके लंबवत अपन 2 तल बना सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था। और दोनों तलों को अपन अलग अलग नाम, दोनों है याम्योत्तर ही, दोनों याम्योत्तर है। जैसे एक अक्ष ये है, दूसरी अक्ष ये है, ठीक है। और ये दोनों अक्ष है, इस अक्ष के लंबवत हमने जो तल बनाया वो मान लो हमने ये बना लिया, इस अक्ष के लंबवत हमने तल ये बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य जो ये एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को अपन क्या कहेंगे? दिक्पात कोण,
ये आप अपनी नोटबुक जो है उसको आप खोल लो, आधा थोड़ा सा खोलो। नोटबुक आपके पास बंद है, उसको आपने थोड़ा सा खोल लिया, ठीक है ना। आपने जितना भी खोला उसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? दिक्पात कोण कहलाएगा। अर्थात भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बनने वाला कोण जो है वो दिक्पात कोण कहलाता है। समझ में आ गया? इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था। ये भौगोलिक याम्योत्तर है, ये चुंबकीय याम्योत्तर है, ठीक है। ये वैसे है जैसे आपने किताब से खोल रखी है, वही डायग्राम है। और दोनों के बीच में ये जो कोण है इसको अपन कहते हैं दिक्पात कोण। इसको फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा बिंदु है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, भिन्न भिन्न स्थानों पर दिक्पात कोण का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वो है नति या नमन कोण। नति अथवा नमन या नति कोण, ठीक है। अब ये क्या होगा? चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह क्षैतिज से कुछ झुक जाती है। इस झुकाव को ही हम नति या नमन कोण कहते हैं। देखिए, हमने ये एक चुंबकीय सुई लटकाई है। यह चुंबकीय सुई अपनी क्षैतिज के साथ, अपनी क्षैतिज दिशा के साथ ये कोण मुड़ गई, कुछ झुक गई। हमने लटकाई इसको और अपने क्षैतिज के साथ में कुछ एंगल मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? नमन कोण। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबकीय ये दिक्पात कोण और नमन कोण दोनों साथ में कैसे बनते हैं। ये भौगोलिक याम्योत्तर था, ये चुंबकीय याम्योत्तर था। इन दोनों के बीच बनने वाला ये कोण क्या था? दिक्पात कोण था, ठीक है। अब हम उस चुंबकीय सुई को लटकाते हैं। चुंबकीय सुई को लटकाने पर क्या होगा कि वह क्षैतिज से कुछ कोण मुड़ जाती है, झुक जाती है। क्षैतिज है, क्षैतिज से कुछ एंगल झुक गई, तो वह जितना झुकेगी, ये वाला जो एंगल है, इधर वाला ये वाला जो एंगल है, ये क्या कहलाएगा? नति या नमन कोण, ठीक है। दोनों देख लो, अंतर देख लो। नति नमन कोण कहाँ बना हुआ है और ये दिक्पात कोण यहाँ बना हुआ है। ये नति या नमन कोण है जो इस सुई की, ये जो चुंबकीय सुई है इसकी ये जो अक्ष है, इस अक्ष और ये जो क्षैतिज है, ये वाला क्षैतिज तल, इनके मध्य बनने वाला ये जो एंगल है, ये है नमन कोण, ठीक है। तो आप परिभाषा याद रखोगे, चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह क्षैतिज से कुछ झुक जाती है। इस झुकाव को हम नति या नमन कोण कहते हैं। ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये जो सुई है ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर बॉल नहीं रखी हुई है, कोई भी बॉल है, उस बॉल के अपन यहाँ पर मान लो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ पर आप कोई भी चुंबकीय सुई को ले जाओगे तो वो सीधी खड़ी जाएगी, ऊपर ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, ठीक है ना। ये अगर उत्तरी ध्रुव है तो उस निडिल का जो दक्षिणी सिरा है वो यहाँ आ जाएगा और उत्तरी ध्रुव पर चला जाएगा, तो ऊर्ध्वाधर आ गया ना, ठीक है। तो क्षैतिज के साथ में उस सुई का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और भूमध्य या विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा अपन किसको कहते हैं? ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ये जो रेखा होती है क्षैतिज रेखा, ये क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। आपने मैप बनाया होगा छोटी क्लासों में, उसमें आपने विषुवत रेखा भूमध्य रेखा खींची होगी, बहुत बार खींची होगी, ठीक है ना। बीच वाली जो ऐसे सीधी रेखा बनाते हो आप, वो भूमध्य रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा पर अगर आप उस निडिल को ले जाओगे, जैसे मैं आप हल्का सा आपको डायग्राम बना के बताती हूँ कि ये मान लेते अपन पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये मान लो अक्ष है, ठीक है। ये मान लो उत्तरी ध्रुव है, मैं एन लिख रही हूँ यहाँ, उत्तरी ध्रुव, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। और ये पृथ्वी का मान लो दक्षिणी ध्रुव है। अपन एंगल नहीं ले रहे अभी। इस ध्रुव पे अगर आप सुई ले जाओगे, ये सुई ले जाओगे,
ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। अब सुई का ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा कौन सा होगा? एस होगा। ये वाला सिरा एस होगा, ठीक है। और ये वाला सिरा कौन सा होगा? एन होगा। चुंबकीय सुई का एस सिरा इस उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होगा और जो उत्तरी ध्रुव है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर हो गई। तो यहाँ कोण कितने का बनेगा? यहाँ ये कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब इस चुंबकीय सुई को अगर मैं यहाँ लाऊं, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो भूमध्य रेखा होती है। इस भूमध्य रेखा के पास में अगर मैं सुई ले जाती हूँ तो वो इस प्रकार से भी रहेगी, ये इस प्रकार से रहेगी, ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा? देखो, ये इस अक्ष के समांतर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इस अक्ष के लंबवत थी। इस पर अगर अपन यहाँ ध्रुव पर एक स्पर्शिका खींचे तो ये लंबवत होगी, और यहाँ पर ये इसके समांतर है। यहाँ पर अगर अपन स्पर्शिका खींचे तो इस स्पर्श रेखा की समांतर बनी हुई है, मतलब कोण यहाँ कैसा बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और यहाँ इसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? उत्तरी ध्रुव की ओर कौन सा आकर्षित होता है? दक्षिणी ध्रुव, ये एस हो जाएगा। और यहाँ पर इस एस की जगह क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचे तो इस स्पर्श रेखा के कैसे होगी? समांतर होगी, और यहाँ पर ये इस स्पर्श रेखा के लंबवत होगी, ऊर्ध्वाधर हो जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ तो बनेगा 90 डिग्री का कोण, और यहाँ बनेगा 0 डिग्री का कोण, यहाँ 0 डिग्री बनेगा। आगे बात समझना। तो भूमध्य रेखा पर अगर हम किसी भी चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? 0 डिग्री का। और यहाँ पर दोनों ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों पर ये सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है, खड़ी हो जाती है सीधी, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन करेंगे तो ये सुई इस प्रकार से खड़ी जाएगी, इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? तो ध्रुवों पर कोण कितना होगा? 90 डिग्री का, और भूमध्य रेखा पर कोण कितना होगा? 0 डिग्री का, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब तीसरा बिंदु, भूचुंबकत्व अवयव 3 होते हैं। पहला दिक्पात कोण, दूसरा उन्नतीय नमन का कोण, और तीसरा है भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक। चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, अब देखिए तीसरा बिंदु पढ़ने के लिए हमारे पास में 2 बिंदु अपन ने पढ़े हैं, दिक्पात और उन्नति। दोनों कोण की जानकारी हमें होनी चाहिए, हमें उसी के अनुसार ये निकालना है। लटकाने पर उस स्थान पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B प्रदर्शित करते हैं। यदि नमन कोण थीटा हो तो क्षैतिज घटक BH, क्षैतिज को अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। क्षैतिज घटक को अपन क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं, तो उसको BH के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक को अपन बोलते हैं वर्टिकल, तो उसको BV से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। तो ये BV ऊर्ध्वाधर है, BH क्या है? क्षैतिज घटक है, में विभाजित किया जा सकता है। अतः इस स्थिति में ये दोनों ठीक वैसे ही हैं जैसे अपन ने कोस और साइन पढ़े थे, याद है ना, कोस घटक और साइन घटक। तो ये 2 घटक वही है। यहाँ देखिए, ये अपन ने चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया था। क्षैतिज के साथ में इस सुई के द्वारा बनने वाला ये कोण क्या कहलाएगा? नमन कोण। ये नमन कोण है जो क्षैतिज के साथ बनता है।
ये चुंबकीय अक्ष है जो किसकी दिशा को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ये बी की दिशा है। क्लियर है, समझ में आ गया। जब ये बी है तो ये जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, कोस। ये बहुत पुरानी बात है जो आपको बहुत अच्छे से बता रखी है। क्षैतिज घटक जो हॉरिजॉन्टल जो घटक है वो क्या आएगा, बी कॉस थीटा। तो बी एच बराबर बी कॉस थीटा। और साइन क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। साइन क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये बी वी हो जाएगा और ये क्या मान आएगा इसका, बी साइन थीटा। तो ये दोनों मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, घटक बहुत अच्छे से आपको मैंने बता रखे हैं। क्षैतिज घटक बी एच बराबर बी कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक बी वी बराबर बी साइन थीटा। तो परिणामी क्या आ जाएगा, परिणामी के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये कर्ण है, बी क्या है, कर्ण, यह आ जाएगा आधार और यह आ जाएगा लंब। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब अगर अपन इन दोनों का भाग लगा दें, क्योंकि मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था कि जब भी हम कोण निकालते हैं वो हमेशा tan थीटा के रूप में निकाला जाता है। एंगल जब भी निकालोगे किस रूप में निकालोगे, tan थीटा के रूप में। अब यहाँ इन दोनों में साइन और कोस है, साइन और कोस से हमें क्या बनाना है, tan थीटा बनाना है। तो tan थीटा बनाने के लिए आपको पता है किसका किस में भाग लगाना है, साइन का कोस में। तो साइन का जब कोस में भाग लगाओगे तो यहाँ हमने लगा दिया बी साइन थीटा बटे बी कॉस थीटा, बी वी बटे बी एच। ठीक है, तो बी से बी कट जाएगा और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। तो यह जाएगा tan थीटा बराबर बी वी बटे बी एच। ठीक है, तो यहाँ थीटा को इन्वर्स कर दो, थीटा इन्वर्स कर दोगे तो क्या जाएगा, tan इन्वर्स बराबर बी वी बटे बी एच। अगला जो बिंदु, ये तीनों अवयव हमारे कंप्लीट हो गए। तीनों अवयव कौन से, भूचुंबकत्व के अवयव। ठीक है, विपात कोण, नति या नमन कोण और क्षैतिज घटक। ठीक है, अब अगला जो बिंदु है वो है चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए चालकता के आधार पर भी पदार्थों का वर्गीकरण होता है, वो भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ रखे हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक, पढ़े ना। चालक, अर्धचालक और कुचालक, ठीक उसी प्रकार वो तो चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण था। अब यहाँ जो अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो है चुंबकत्व के आधार पर। चुंबकत्व का मतलब क्या हुआ कि जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति में उन सभी पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति जो व्यवहार है वो अलग अलग होता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो व्यवहार है उनका, व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होना, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होना या चुंबकीय क्षेत्र में कम आकर्षित होना। ठीक है, तो कुछ एक पदार्थ तो आप भी जानते हैं कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबक से तुरंत चिपक जाते हैं। अगर कुछ डिस्टेंस पर भी अपन चुंबक रखते हैं तो भी उस चुंबक पर वो तुरंत चिपक जाएंगे। तो एक प्रकार के तो ये पदार्थ हो गए जो चुंबकीय क्षेत्र में उनको जब लाते हैं तो वो तीव्र गति से आकर्षित होते हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो एक प्रकार तो कौन सा हो गया, जैसे लोहे की वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से आकर्षित होते हैं, या अपन यूं कहें चुंबकीय क्षेत्र में कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर तीव्र गति से आते हैं, तेजी से आकर्षित होते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कम है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की ओर तीव्र गति से आना। तो एक प्रकार के तो वो पदार्थ हो गए। दूसरे प्रकार के पदार्थ कौन से होंगे कि कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर तो आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आएंगे, उनको ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो चुंबकीय क्षेत्र की गति तो करेंगे, लेकिन बहुत धीमे धीमे गति करेंगे। तो ये दूसरे प्रकार के पदार्थ हो गए जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन अल्प गति से होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। कैसे कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ, हाँ, तो वे पदार्थ जो कम तीव्रता वाले स्थान से अधिक तीव्रता वाले स्थान की ओर धीरे धीरे गति करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो हमने दो प्रकार के पढ़े, एक तो तीव्र गति से आकर्षित होते हैं और एक धीरे धीरे आकर्षित होते हैं। तो जो तीव्र गति से आकर्षित होंगे वो क्या कहलाएंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ। और जो धीरे धीरे आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। दो प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो क्या करते हैं? वो अधिक तीव्रता वाले स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की ओर विस्थापित होते हैं। ये उल्टा काम करते हैं। ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, जहां ज्यादा तीव्रता है, उस स्थान से कम तीव्रता वाले स्थान की ओर गति करते हैं। तो इनका नाम क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। समझ में आ गया? तो इसको अपन एक प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से अपन पदार्थों को छांटेंगे, पदार्थों को छांटना है हमें, ठीक है ना, उनका वर्गीकरण करना है। हमें ये देखना है कि ये पदार्थ हमारे पास जो पदार्थ रखे हैं उनमें से कौन कौन से तो लौह चुंबकीय हैं, कौन से अनुचुंबकीय हैं और कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। उनको छांटने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रयोग में अपन क्या करते हैं? एक कुंडली लेते हैं और एक कुंडली में धारा प्रवाहित करवा देते हैं। तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित करवाते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं? क्या होता है? कुंडली के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। कोई भी परिनलिका है, कोई भी कुंडली अपने बनाई, कुंडली बना के हमने उसमें धारा प्रवाहित करवा दी, तो कुंडली के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं? स्प्रिंग के माध्यम से उस नलिका के अंदर हम लौह चुंबकीय कोई भी पदार्थ जो हमें नहीं पता कि कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, उसको उसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग से बांधते हैं, जिससे वो अगर बाहर आना चाहे तो स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, और वो अगर अंदर की ओर आकर्षित होगा तो स्प्रिंग फैल जाएगी। समझ में आ गया? तो प्रयोग अपन कैसे करते हैं पहले इसको देखते हैं। फैराडे ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ चुंबकत्व से संबंधित किसी न किसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। किसी न किसी प्रकार का, बहुत ज्यादा आकर्षण, कम आकर्षण और विपरीत दिशा में प्रतिस्थापित होना। अतः इसके लिए फैराडे ने एक प्रयोग प्रदर्शित किया और देखा कि धारावाही परिनलिका पर यदि पदार्थ को भौतिक तुला द्वारा लटकाया जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है। अतः पदार्थों का वर्गीकरण हम निम्नानुसार कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये देखिए पैमाना लगा रखा है यहाँ पर एक स्प्रिंग लटका रखी है, ठीक है, और स्प्रिंग के यहाँ पर एक पदार्थ लटका देते हैं, और पदार्थ को ये स्प्रिंग के द्वारा हम एक चुंबकीय पदार्थ लटकाते हैं। इसके अंदर ये परिनलिका है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने पर ये जो चुंबकीय पदार्थ है जो इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर लटका देते हैं, तो वो हमें यहाँ से संकेतक से पता लगता है कि वह कितना चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है और कितना चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो रहा है। अर्थात वह अंदर की ओर अगर जा रहा है, देखिए तीन बातें मैंने आपको बताई। अगर वह तेजी से अंदर जा रहा है इसका मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ,
अगर वह धीरे धीरे जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और वो मान लो ऊपर की ओर आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर की ओर आने का मतलब क्या हुआ कि अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर आना, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। कुछ पदार्थ अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं, अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर, मतलब ये स्प्रिंग ऊपर आएगी, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना, ये आकर्षित नहीं होते। कुछ पदार्थ कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प विस्थापित होते हैं, धीरे से विस्थापित होते हैं, धीरे धीरे, ठीक है ना, अल्प आकर्षण होता है उनमें, तो ये क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। कुछ पदार्थ अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, तेजी से आकर्षित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें लोहा जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लोहा, निकल, कोबाल्ट तीनों ही लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इन तीनों के बारे में अपन ने तो तीनों में केवल अभी अंतर समझा है और ये माना है और ये देखा है कि 3 प्रकार के होते हैं और तीनों में क्या क्या अंतर है, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कैसा व्यवहार दर्शाते हैं, इसके बारे में अभी अपन ने अध्ययन किया। इसका डिटेल में अध्ययन अपन करेंगे चैप्टर के लास्ट में, लेकिन उससे पहले हमें कुछ परिभाषाएं देखनी है। परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, कुछ संबंध है, एक आध उसमें संबंध भी लिखा हुआ है, तो वो अपन पहले करेंगे। उसके बाद इन तीनों का वर्गीकरण जो है वो अपन इनकी व्याख्या पढ़ेंगे कि इनमें ये जो व्यवहार प्रदर्शित होता है, ये व्यवहार क्यों प्रदर्शित होता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।